सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब बोर्ड परीक्षा के दिन जो है नजदीक आ रहे, परीक्षा नजदीक आ रही है, तो मैं जो है विशेष तौर पे कक्षा 10 के लिए विज्ञान की प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आरंभ किया है। पहली प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैंने कुछ प्रश्नों को कराया था, जिसमें शेष प्रश्न बचे हुए थे। आज उसी का पार्ट 2 है, जिसमें शेष प्रश्नों को करवाऊंगा। शेष प्रश्नों को करवाने से पहले उनसे संबंधित कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम जो है शेष प्रश्नों को करेंगे। तो उससे शेष प्रश्नों से पहले हम जो उसके टॉपिक हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उन्हीं को परीक्षाओं के लिए बनाया गया, उन्हीं को देखा गया। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन से टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न कैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी को जो है परिभाषित अगर करना है तो हम परिभाषित कैसे करेंगे इकोलॉजी? देखिए दोस्तों, जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव समुदाय और उसके क्या है? वातावरण। जो जीवों का समुदाय है उसके और वातावरण के मध्य जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका अगला पॉइंट क्या है? इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन भाषा के, जर्मन शब्द किससे बना हुआ है? ओकियोलॉजी। इसे क्या पढ़ेंगे? ओकियोलॉजी। जर्मन भाषा के ओकियोलॉजी से बना है। कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखते हैं दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1869 में। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में किसने किया? जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने। प्रश्न यहां से बनता है, क्या बनता है कि ओकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी शब्द का, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और किसमें किया? उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। क्या नाम था? जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। शब्द पुस्तक में जो है कौन से शब्द का कौन सा था? इकोलॉजी शब्द का जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास या इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। अब दोस्तों देखते हैं इन्होंने क्या बताया। जीव समुदाय, जैसे ये जीव है, जीव और उसके समुदाय का, जीव का समुदाय के साथ, जीव का वातावरण के साथ, किसका? वातावरण के साथ। जीव का वातावरण के साथ और वातावरण का जीव के साथ जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और वातावरण के बीच जो संबंध है इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो है अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का यानी कि पारिस्थितिकी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक 1869 में, अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी में। यहां पे फिर लिख देता हूं, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। अब दूसरा पॉइंट यहीं पे बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का, इन्होंने तो पारिस्थितिकी, अब पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इंग्लिश में लिख देता हूं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अगर पूछा जाए तो इसका किया था एजी ट्रांसलेन। किसने किया था? एजी ट्रांसलेन। अब दोनों क्वेश्चन यहां से आपके बन गए हैं। एजी ट्रांसलेन। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं एजी ट्रांसलेन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों। पारिस्थितिकी इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र का एजी ट्रांसलेन है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है, कृत्रिम पारितंत्र कौन से होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है आगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र
कौन सा तंत्र? पारिस्थितिकीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, समुद्र या महासागर है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है, तो समुद्र या महासागर। इसका उत्तर हमें क्या करना होगा? समुद्र या महासागर पारिस्थितिकीय तंत्र। अब अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों मानव निर्मित। क्या होता है इसका मतलब? कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो दोस्तों पूछा गया सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? एक्वेरियम। कौन सा? एक्वेरियम। एक्वेरियम को क्या कहते हैं? जल जीवशाला। क्या कहते हैं? जल जीवशाला। जल जीवशाला। जल जीवशाला में दोस्तों मछलियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? मछलियों का। नहीं, अरे दोस्तों गलत हो गया। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है खेत। बड़ा पूछा जाए तो कौन सा बताओगे? खेत। मिस्टेक हो गई, खेत। और सबसे छोटा पूछा जाए तब एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या बताना? एक्वेरियम। एक्वेरियम को क्या कहते हैं? जल जीवशाला, जिसमें मछलियों को रखा जाता है। जल जीवशाला। यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो उसे सही कर लेना। एक्वेरियम, जल जीवशाला, इसी को कहते हैं मछली घर। क्या कहते हैं? मछली घर। मछली घर। और दोस्तों गलकुंड। क्या कहते हैं? गलकुंड। गलकुंड। और घरों में साज सज्जा की फूल पत्तियां। घरों में साज सज्जा की फूल पत्तियां। फूल पत्ती। दोस्तों सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र खेत, और सबसे छोटा कृत्रिम पारितंत्र एक्वेरियम, जल जीवशाला, जिसे मछली घर, गलकुंड, और घरों में साज सज्जा की पत्तियां जो है क्या है? कृत्रिम, मतलब मनुष्य के हाथों द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे के प्रश्न में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पारिस्थितिक के जो है घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिक के घटक दोस्तों होते हैं जैविक और अजैविक। पारितंत्र के घटक कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? उत्पादक, उपभोक्ता, और अपघटक। इसमें जो है उत्पादक कौन से होते हैं? हरे पेड़ पौधे। कौन से होते हैं? हरे पेड़ पौधे। उत्पादक कौन से होते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे। उपभोक्ता दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक में देखिए कौन से आ जाते हैं? अपघटक आ जाते हैं जीवाणु और कवक। इन्हें क्या बोला जाता है? अपघटक। ये दोस्तों अपमार्जक होते हैं। अपमार्जकों का कार्य होता है वातावरण को साफ करना। तो इनमें कौन से आ जाते हैं? जीवाणु और कवक। अभी सब इस प्रश्नों से संबंधित होंगे, सभी उनसे समझा दूंगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में दोस्तों होता है जो हरे पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। अभी डेफिनेशन सभी बता दूंगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? टिड्डा, गाय, भैंस, बकरी, बैल, हिरन और खरगोश। टिड्डा, गाय, भैंस, बकरी, बैल, हिरन, खरगोश। अब दोस्तों देखना द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, लोमड़ी, भेड़िया, जो इन लोगों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाकर अपना भोजन बनाते हैं वो कौन से हैं? तृतीयक उपभोक्ता। शेर, चीता, बाघ। प्राथमिक को द्वितीयक खाता है, प्राथमिक को द्वितीयक ने खाया, और तृतीयक को द्वितीयक ने खाया, द्वितीयक को तृतीयक खाता है। इसी तरह से दोस्तों ये है सभी हमने लिख दी। आप जो है इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए अजैविक घटक में क्या होता है? अजैविक घटक भी तीन होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक, उसके बाद भौतिक घटक। दोस्तों इनमें कार्बनिक घटक में क्या आता है? गैसेस आती हैं हमारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अकार्बनिक घटक में प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है। ये सब चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट की है। भौतिक घटक कौन से होते हैं? जैसे प्रकाश, ताप, हवा। ये क्या है? भौतिक घटक। हमारे जो 10th का सिलेबस है उसमें हमको ये पढ़ने हैं, उन पे ज्यादा गौर नहीं करना है, वो कम सिलेबस में बहुत कम है। सिलेबस में ये वाला ज्यादा पोर्शन है। कौन सा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इस वाले को हम जो है पढ़ेंगे अभी डिटेल से। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक के जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो है इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं। देखिए उत्पादक वे घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो भी घटक हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बना लेता है? पेड़ पौधे और शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक। देखिए दोस्तों सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, किसकी? जल और CO2। CO2 का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन, जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। किसकी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये रिएक्शन होता है, इसे हमें याद करना होता है। देखिए कैसे बनता है ये। देखिए दोस्तों 6 परमाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 परमाणु हाइड्रोजन किसके? पानी के लिए, ये जल के। ये जल का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सूर्य का प्रकाश मिला और सूर्य के प्रकाश में से क्या मिला? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें होता है? सूर्य पौधों की पत्तियों में। तो इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या मिला? C6H12O6। ये क्या मिल गया? ग्लूकोज। क्या मिल गया? ग्लूकोज। ये हमको मिल गया ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी कि 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु, 6 जल के अणु निकल गए किसके? जल। और ये ऑक्सीजन के अणु यानी कि ऑक्सीजन गैस निकल गई जो हमें वातावरण से प्राप्त होती है, हम सांस द्वारा उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है ये रिएक्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, जिसे मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं, जो जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। किन पौधों में होता है? हरे पौधों में। सूखे पौधों या लकड़ियों में नहीं होता। हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्या है? पत्ती। और पत्ती में ही क्लोरोफिल नामक बड़ी लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग में। अगर दोस्तों पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक, इनके बारे में जानते हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता कितने होते हैं? उपभोक्ता होते हैं कितने? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए भोजन का उपभोग करने वाले घटक उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक कौन थे दोस्तों? हमारे पेड़ और पौधे। पेड़ और कौन थे? पौधे। ये थे हमारे उत्पादक। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उनका उपभोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। कौन कौन से? इन्हें कौन से होते हैं? जीव जंतु। और उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? उपभोक्ता होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा, ये सभी किसे खाते हैं? हरे पेड़ पौधों। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, ये किसे खाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ताओं को। उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये द्वितीयक ने किसको खाया? प्राथमिक को। अब द्वितीयक को कौन खाएगा? तृतीयक वाला। तृतीयक वाला किसे खाएगा? द्वितीयक को। तो जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे खाते हैं? हरे पेड़ पौधे। द्वितीयक प्राथमिक को खाते हैं और तृतीयक द्वितीयक को खाते हैं। तो इसमें कौन से आ जाते हैं? शेर, चीता, बाघ। जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे भैंस है। भैंस ने किसे खाया? पेड़ पौधे खाए। भैंस पेड़ पौधे खाते हैं, उसके बाद ये भैंस क्या हो जाती है? कुछ समय आता है उसके बाद जो है भैंस मर गई। तो मरी हुई भैंस किसने खाई? लोमड़ी खाती है, भेड़िया खा लेता है। ठीक है। लोमड़ी भेड़िया ने खाई। और लोमड़ी भेड़िया कौन खा लेता है? शेर, चीता और बाघ।
तो इस तरह से जो है उपभोक्ताओं का निर्माण होता चला जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपघटक क्या होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि अपघटक क्या होते हैं। अपघटक ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को खाकर मृदा में मिला देते हैं। जो पौधे इन्हें अवशोषित करके भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, इन्हें पुनः प्राथमिक ग्रहण कर लेते हैं और यह चक्र चलता रहता है। दोस्तों क्या होता है, ये मृत पेड़ पौधों को खा लेते हैं। मृत पेड़ पौधों को खा लेने के बाद जो है खाकर क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं। मृदा में मिलाने के बाद पेड़ पौधे इन्हें पुनः अवशोषित कर लेते हैं। पुनः अवशोषित करने के बाद पेड़ पौधे जो है पुनः इन्हें अवशोषित किया। पुनः अवशोषित करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि पुनः अवशोषित पेड़ पौधे में हुआ, पेड़ पौधे फिर तैयार हुए। पेड़ पौधे फिर तैयार हुए तो उन्हें फिर किसने खाया, प्राथमिक उपभोक्ताओं ने खाया। तो ये चक्र जो है बराबर चलता रहता है। इन्हें कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं, सफाई कर्मी। दोस्तों इस तरह से अपघटक हमने जो है पढ़ लिए। ठीक है, अब दोस्तों आज के प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पारतंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। अभी हमने पढ़ा था अपमार्जकों की भूमिका क्या थी। अपमार्जक कौन से थे, जीवाणु और कवक। इन्हें क्या कहते हैं, सफाई कर्मी। इनको प्राकृतिक मेहतर भी कहते हैं। ये मृत जीवों को और मृत पेड़ पौधों को और जीवों को प्रकृति में यानी कि वातावरण से सफाई करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। दोस्तों देखते हैं इनकी क्या भूमिका है। देखो, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतु अथवा उनके अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ वापस मिट्टी में चले जाते हैं, जिनका पौधे अवशोषण करते हैं तथा पौधों को जंतु खाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जंतुओं की पर्यावरण में सफाई कर देते हैं, अतः उन्हें अपमार्जक कहते हैं। इनके ये महत्वपूर्ण कार्य, अपमार्जकों का कार्य क्या है, वातावरण यानी पर्यावरण की सफाई करना। किसकी सफाई करते हैं, मृत पौधों और जीव जंतु की। ये इनकी विशेष भूमिका है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इससे पहले जो है दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो मैं आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कराता रहूं, जिससे आपके यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो दोस्तों देखते हैं, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है दोस्तों, ऑक्सीजन का। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के अणुओं सूर्य के परावैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनती है। इसका रिएक्शन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, O2। O2 दोस्तों वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उनकी क्रिया द्वारा बना हुआ है। O2 को फिर परावैंगनी किरणों के वातावरण प्रकाश से फिर ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं, O3। अब दोस्तों कुछ ओजोन से महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, वो उन्हें लिख लेता हूं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। इसे याद रखना है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और देखिए दोस्तों, इसके ओजोन परत की खोज किसने की, ओजोन परत की खोज की है दोस्तों हेनरी बुसान और फेवरी चार्ल्स। किन दो लोगों ने की है, हेनरी बुसान और फेवरी चार्ल्स, ओजोन परत की। अब दोस्तों देखते हैं कि ओजोन गैस की खोज किसने की, ओजोन गैस की खोज की है सोएन और बोएन ने ओजोन गैस की। अब दोस्तों देखते हैं इसकी जो है ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, मोटाई की माप है दोस्तों डाबसन। किसमें मापते हैं, डाबसन। ये वाह बना हुआ है, वाह, डाबसन।
किस यंत्र से मापते हैं ये भी देख लेते हैं। यंत्र कौन सा होता है? यंत्र होता है स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। कौन सा होता है दोस्तों? स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज किसने की? हेनरी बुसान फेबरी चार्ल्स ने। ओजोन गैस की खोज किसने की? सोएन बोयन ने। मोटाई की माप क्या है? डॉप्सन। यंत्र कौन सा? स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण उन बाह्य व आंतरिक जैवीय व अजैविकीय कारकों का समूह है जो जीवों के जीवन, वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं जनन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन और याद रखना। देखिए क्या है पर्यावरण? क्या? पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण। परिधन आवरण। पर का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण मीन्स ढका हुआ। ढका हुआ हमारे चारों तरफ जो भी ढका हुआ है वो क्या है? पर्यावरण। और हमारी तरफ जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें ही तो सजीव और निर्जीव सभी की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। उस पारस्परिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में जो है किनका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण में बाह्य व आंतरिक जैवीय और अजैविकीय घटकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है इसी कड़ी का? अपमार्जक किसे कहते हैं? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था अपमार्जक जीवाणु और कवक। कौन कौन से थे? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। तो देखते हैं इनसे क्या प्रश्न है। अपमार्जक किसे कहते हैं? जो जीव मृत जीवों को अपना आहार मतलब खाना, आहार का मतलब क्या होता है? खाना। आहार का मतलब है खाना। आहार बनाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहते हैं। दोस्तों फिर क्या है? पारितंत्र के उदाहरण दीजिए। कितने उदाहरण? 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन से उदाहरण है? तालाब पारितंत्र और वन पारितंत्र। उसके बाद क्वेश्चन है हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? जो भी हरे पौधे हैं ये प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है पारतंत्र के कौन कौन से मुख्य घटक हैं? हमने बताया था पारतंत्र के कौन कौन से मुख्य घटक है? जैवीय घटक और अजैवीय घटक। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र से जैव समुदाय तथा पर्यावरण कारकों के बीच का संबंध पारितंत्र कहलाता है। और दोस्तों एक मोटी सी बात याद को रखना है हमको यार, हमने स्टार्टिंग में बताया था जीव। क्या बताया था? जीव, और इस टाइप का चिन्ह लगाया था, और इधर बताया था वातावरण। वातावरण इनका जो संबंध है, इनका जीव और वातावरण का संबंध है, वही क्या है? पारितंत्र। बस ये याद रखना, ये ट्रिक है तुम्हारी याद करने की फार्मूला। जीव और वातावरण के बीच का संबंध क्या दोस्तों? पारितंत्र। अब देखते हैं हरे पौधे पारितंत्र में उत्पादक क्यों कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सभी जीवों के लिए भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बनाता है वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। सरल आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। तो सरल आहार श्रृंखला क्या है दोस्तों? घास की खाद्य श्रृंखला। घास की खाद्य श्रृंखला एक किसका उदाहरण है? सरल आहार श्रृंखला का। जंतु स्वपोषी क्यों नहीं होते हैं? अगला प्रश्न पूछा गया जंतु स्वपोषी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें सौर ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये किसमें होता है? पौधों में। और पौधों में क्लोरोफिल से ही कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बताया था। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रथम उपभोग कौन करता है? सूर्य से जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है उसका जो है पृथ्वी पर सबसे पहले उपभोग कौन करता है? तो हरे पौधे। कौन करता है दोस्तों? हरे पौधे। अब यहाँ देखिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता का एक एक उदाहरण लिखिए। अभी हमने इससे पहले जो है सभी को बताया प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं और पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वो कौन सा हो गया? चूहा। चूहा। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं दोस्तों? जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो चूहा को कौन खाएगा? चूहा को खा लेता है सांप। चूहा को किसने खाया? सांप। तो सांप क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले दोस्तों जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो मैं इस तरह से अच्छे क्वेश्चन ला सकूंगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव पर्यावरण के दो घटकों के नाम लिखिए। अभी दोस्तों हमने बताया थे जैव पर्यावरण के दो घटक कौन कौन से, तीन घटक बताए थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसमें हमें से दो पूछेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता हमने लिख दिया। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारतंत्र में विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारतंत्र में विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पारतंत्र में पौधों को उत्पादक कहते हैं। पारतंत्र में पौधों को क्या बोला जाता है, उत्पादक। जंतु को नहीं, क्यों, इसका हमें रीजन बताना है। क्योंकि जंतु सौर ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक यौगिकों को ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और जंतु संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है क्लोरोफिल नामक बड़ी लवक नहीं होता है। जिन जंतुओं में नहीं होता है लेकिन पौधों में होता है। वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियों में भोजन के रूप में संचित रहता है और भोजन बनाता है। तो युक्त इसका जो है आंसर हो गया। अब देखते हैं जीवाणुओं को अपघटक क्यों कहते हैं। दोस्तों जीवाणुओं को अपघटक क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि जीवाणु जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देते हैं। जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक है उनका जो है सरल अकार्बनिक यौगिकों में विघटन कर देते हैं। तो इनको ये कौन काम करता है, जीवाणु काम करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अपघटक कहते हैं। अपघटकों का काम क्या होता है कि जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर पढ़ाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे कमेंट में बता सकते हैं आप, और उसके लिए मैं सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया था ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है, डाप्सन। ओजोन परत किस यंत्र से मापते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ओजोन परत की खोज किसने की, हेनरी बुसान और फेबरी चार्ल्स। और उसके बाद ओजोन गैस की खोज किसने की, ओजोन गैस की खोज की थी सोइनबर्न ने। ओजोन गैस का फार्मूला क्या होता है, O3। इतनी बातें हमने क्लियर की थी। अब देखते हैं ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के नाम क्या है। तो छीड़ करने वाला पदार्थ क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्पादक तथा उपभोक्ता का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्पादक घास है, मतलब पेड़ पौधों में घास आ जाता है। उपभोक्ता टिड्डा, घास कौन खाता है, टिड्डा खाता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली दो गैसों के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली दो गैसों के नाम लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, दो गैसें। चार ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब एक बार यूज हो जाने के बाद फेंक दी जाती है, उसके बाद दोबारा फिर उनका यूज किया जा सकता है। ऐसे चार पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो चार पदार्थ कौन से हैं, कागज, कांच, पॉलीथिन और प्लास्टिक। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसे अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव इस बार 2022 में रख दिया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कृत्रिम पारतंत्र के दो उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट हमने जो वीडियो शुरू किया था उसी में बताया था कृत्रिम मीन्स क्या होता है, मानव निर्मित। मानव निर्मित कौन से पारतंत्र, एक तो खेत हो गया और दूसरा जलजीवशाला जिसमें मछलियों को रखा जाता है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा पारतंत्र किसका है, तो जलीय पारतंत्र। और जलीय पारतंत्र किसे कहते हैं, समुद्र या महासागर को याद रखना है। अब दोस्तों याद रखना है CFC किसका संक्षिप्त रूप है। CFC का पूरा नाम लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद दोस्तों लिखना है यूनेप का पूरा नाम लिखिए, यूनेप का पूरा नाम। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा यूनेप, यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशंस, और ई से हो गया एनवायरमेंट और पी से हो गया प्रोग्राम। फिर एक बार सुनिए, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एनवायरमेंट और पी से प्रोग्राम। हिंदी में इसका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब दोस्तों इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। यूनेप की स्थापना जो है 1972 में, कब, 1972 में कहाँ की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेप का। यूनेप का मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय इसका है
नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? तो याद रखना है केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन और आज के जो चैप्टर पढ़ाए गए उनसे संबंधित क्वेश्चन थे तो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही अगले पार्ट में हम जो है अब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें आप अपना 100% दें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। ऐसे ही पहले विज्ञान का और मैथ का, फिर हिंदी का, एसएसटी का, इसी तरह से वीडियो मतलब एग्जाम प्रिपरेशन कराता रहूंगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।